ऑलराइट। तो जैसे लास्ट लेक्चर पे हम लोग थे, तो हम लोगों ने कई चीज़ें समझ ली थी और हम लोगों ने बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट था वो थोड़ा बहुत समझ लिया था। हमने देख लिया था कि भाई लुईस थ्योरी जो है वो बॉन्डिंग को कैसे एक्सप्लेन करती है। हमने ये बता दिया था कि भाई किस तरीके से ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप करते हैं। हमने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझ लिया था कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली क्यों होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। हमने मीथेन का एग्जाम्पल लिया था और फिर उसके बाद हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। आई होप वहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो आज हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं एक बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहले मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, मैं ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊँगा, सबको पता ही होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या है, बट स्टिल अगर नहीं पता है तो आप कहीं से भी रेफ़र कर सकते हो। बाकी जो मैं बता रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग मतलब इतना ना भी ध्यान दें तो चलता है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर मेरे पास एक कंपाउंड है जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो ये कोई मैंने अभी नॉमेनक्लेचर तो नहीं बताया है, बट ऐसा कोई सस्पेंस नहीं है कि हम लोग जानते हैं इसे हम लोग प्रोपेन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है ना, इसको हम लोग सिंपल ऐसे इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, जहाँ पे हर एक जो कॉर्नर है ना, हर एक जो एंड है वो एक कार्बन को डिनोट करता है। हम ऐसे डॉट्स नहीं बनाते, हम सिंपल इसको इस तरीके से बना देते हैं कि बस ये ख़त्म, ठीक है। अब होता क्या है, हमें यहाँ पे ना खुद को दिमाग लगाना होता है, हमें समझना होता है कि भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो कार्बन की वैलेंसी अगर 4 है तो हम जानते हैं कि जो भी, जैसे ये वाला कार्बन है, अगर मैं इस कार्बन के बारे में बात करूँ तो एक बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन ने, तो बाकी के 3 बॉन्ड किससे सेटिस्फाइड होंगे? हाइड्रोजन से। तो ये हमें ना इतना हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि बाकी की जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, वो हाइड्रोजन होंगे, बाकी की जो वैलेंसीज होंगी वो हाइड्रोजन सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। सिमिलरली मान लो अगर मैं ऐसा कंपाउंड बनाना चाहूँ कि मेरे पास एक कंपाउंड बनाना है मेरे को, CH2 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 CH2, ठीक है। तो इस कंपाउंड को बनाने में बहुत टाइम लग गया, मेरे को कार्बन हाइड्रोजन लिखने पड़े, उनका नंबर लिखना पड़ा। तो इस सब हैसल से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली इसको चाहूँ ना तो अपने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में बस ऐसे बना के दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, इस तरीके से भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अब हमें ये वेल अंडरस्टूड है कि जो बची हुई वैलेंसीज होंगी वो किससे सेटिस्फाइड होंगी, हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होंगी, ठीक है ना। इतनी जो कहानी है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग हाइड्रोजनों का भी डिनोट नहीं करते, ठीक है। तो इसका अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपको कैसा दिखा हुआ मिलेगा, ये जो ब्लू लाइन आपने ब्लू वाला जो आपने बना रखा है ना स्ट्रक्चर, वही दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मान लो मैं एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने लिया ये, अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स बताइए कितने हैं, नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स कितने हैं एंड नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई जैसे अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो जैसे मैं अगर एक कंपाउंड बना रहा हूँ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा कहलाता है और दूसरे बॉन्ड को हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये 6 मेंबर्ड रिंग है ना, तो इसके अंदर ये वाला जैसे जैसे जिसको मैं पिंक से मार्क कर रहा हूँ ना, अगर मैं उसको सिग्मा बोल दूँ तो वो जो ग्रीन वाला है वो क्या कहलाएगा, वो पाई कहलाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना इस कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड पाई होगा, ठीक है। तो पहले बॉन्ड को हम लोग हमेशा यूजुअली सिग्मा बोलते हैं और दूसरे वाले को हम लोग हमेशा पाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लेना। अब अगर मान लो मैं इसमें इसी क्वेश्चन के ऊपर आऊँ, मेरे से पूछा गया है कि भाई बताओ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, तो पाई बॉन्ड तो मुझे दिख रहा है 1 है, ठीक है। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बता दो कितने हैं। देखो पहले तो देखो इसके अंदर ना कार्बन हाइड्रोजन के भी बॉन्ड होंगे। तो पहली बात तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स गिन लो कितने हैं, कार्बन कार्बन के 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। 6 बॉन्ड्स हैं कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड। जो दूसरा बॉन्ड है ना वो तो पाई बॉन्ड है। तो मैंने क्या बोला, कार्बन कार्बन के 6 बॉन्ड हो गए। अब तुम काउंट कर लो कि भाई हाइड्रोजन के साथ में भी तो कार्बन जो है बॉन्ड बनाएगा। तो अब तुम काउंट कर लो कि इधर कितने कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे। तो 2 कार्बन इधर है, ठीक है। मैं इसको ऐसे बनाऊँ अगर कि 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, और सॉरी एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 2 4 6 8 और 2 10, मतलब 10 आपके पास में कौन से हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं, 10 बॉन्ड्स हैं। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 10 + 6 16,
ठीक है। ये तो कितने हो गए मेरे पास सिग्मा बॉन्ड, और ये मेरे पास में हो गया क्या पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए ये चीज़ कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे मान लो अगर मैं आपको एक कंपाउंड दे दूँ जिसमें मैं कुछ इस तरीके से बना दूँ कि मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये एक्चुअली ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किसको डिनोट करता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। मुझसे क्या पूछा गया है, पाई बॉन्ड पूछे गए हैं सपोज कि इस कंपाउंड के अंदर कितने पाई बॉन्ड हैं। तो मैंने क्या कहा था कि पहले बॉन्ड को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, सिग्मा बॉन्ड। सपोज मैंने इसको सिग्मा बोल दिया, तो बचे हुए जो दो बॉन्ड है ना, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स होंगे। तो इसका मतलब पाई बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास में, दो पाई बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए थी, ठीक है ना। इतनी चीज़ हम समझ चुके हैं, तो अब हम लोग आगे आ सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो कैलकुलेटिंग या प्रिडिक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। देख लेते हैं। देखो जब आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है ना किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है। अब देखो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में ना ये वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है ना। किस में होती है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना इस फॉर्मूला के साथ में एक स्टार लगा लेना, वो स्टार और क्या क्या, क्या लिख देना, TNC, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं इसके साथ में। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब आपका जो लोन पेयर है ना वो रेजोनेंस में ना हो। तो अभी हो सकता है आपको रेजोनेंस ना पता हो, तो अभी जस्ट लिख के छोड़ देना कि दिस फार्मूला इज़ इनवैलिड, दिस फार्मूला इज़ invalid if the lone pair is in conjugation, ठीक है। कैसे बता देता हूँ। जैसे मान लो कि आपको मैं एक कंपाउंड बना करके दूँ ये वाला, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि भाई आप मुझे ना नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ यहाँ पे। तो यहाँ पर अभी तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना नहीं बताया, तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, एक बार मैं बता दूँगा वापस से। बट अभी तो इतना ध्यान रखो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना उसके अंदर अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर जीरो है तो बस आप कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। तो एक्चुअली होगा क्या, जब आप नंबर ऑफ ये काउंट करोगे, सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक नंबर, ठीक है ना। आपको एक वैल्यू मिलेगी जिसका नाम होता है स्टेरिक नंबर, और उस स्टेरिक नंबर से करस्पॉन्डिंग एक हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे अगर कहीं पर स्टेरिक नंबर की वैल्यू 2 आ जाए तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अगर कहीं स्टेरिक नंबर की वैल्यू 3 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और अगर कहीं पे ये स्टेरिक नंबर की वैल्यू 4 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जैसे मान लो करना कुछ नहीं है, तो अगर मान लो मैंने एक कंपाउंड बनाया जिसमें हम लोग बोल रहे हैं CH3 CH2 CH3, तो इस वाले कार्बन के लिए आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। देखो 3 बॉन्ड तो इस हाइड्रोजन के साथ बनाए होंगे और एक ये वाला कार्बन कार्बन का बॉन्ड, तो इसका स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है। अगर स्टेरिक नंबर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, यहीं पर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। ओ सॉरी, ठीक है, सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं बता देता हूँ। नंबर 4 आ जाएगा। 4 कैसे आएगा, क्योंकि देखो एक तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है और 3 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है, ठीक है। तो नेट कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, सिग्मा बॉन्ड 4 हो गए, तो स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन के बॉन्ड बताओ कितने हैं, कार्बन कार्बन के 2 बॉन्ड हैं, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, और 2 हाइड्रोजन के साथ में। तो बताओ स्टेरिक नंबर कितना, 4, हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp3। सिमिलरली यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या नाम से आपके पास में एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड, 3 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड, स्टेरिक नंबर कितने, 4, और हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp3, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रख लेना, इस तरीके से हम लोग बेसिकली जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मान लो हम लोग कोई और एग्जाम्पल्स लें, जैसे मान लो कि मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर ले लूँ, ठीक है, मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर ले लिया और मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ ये जो कार्बन एटम है
इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है क्योंकि सारे के सारे कार्बन आइटम एक जैसे हैं। बट हम लोग है ना एक बार देख लेते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन आ क्या रहा है। देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, एक, एक तो ये वाला है, ये दूसरा, ये वाला तीसरा, ठीक है। अगला जो बॉन्ड है ना वो तो पाई बॉन्ड है। ये वाला जो बॉन्ड है ना इसको आप काउंट नहीं कर सकते इस कार्बन के लिए, क्यों, ये तो पाई बॉन्ड हो गया ना। तो हमें स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या पता है, हमें स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के बराबर होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो बताओ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, 3 है ना। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो कितना आएगा, sp2, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि बेंजीन में हर एक जो कार्बन है ना उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2। सब के सब sp2 हैं, ठीक है, सारे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रख लेना। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा टिपिकल नहीं है, ठीक है ना। सिमिलरली जैसे मान लो अगर मैं कोई ऐसा ही कोई हाइपोथेटिकल कंपाउंड लेना चाहूँ, तो जैसे मानो कि मैंने बनाया ये, ठीक है। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताओ सारे के सारे कार्बन आइटम की हाइब्रिडाइजेशन बता दो, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इस वाले कार्बन आइटम के लिए बात करूं तो बताओ इसके कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1, 2 और ये 3। दूसरा ये जो ये वाला बॉन्ड है पिंक वाला, ये तो पाई बॉन्ड है, तो हम लोग बोलेंगे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो कितना आएगा, sp2। सिमिलरली इस वाले के लिए भी sp2 आएगा, इसका भी sp2 आएगा, इसका भी sp2 आएगा, और इसका भी sp2, और इस वाले का भी sp2, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रख लेना, सारे के सारे कार्बन आइटम जो है ना यहाँ पे 6 मेंबर्ड, वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक है। हमने किया कुछ नहीं है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट किया है बस, ठीक है। तो ये आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना जो है वो आ चुका है कि किस तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो अगली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ ना, वो सही में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं क्या करूँगा ना, मैं जैसे मैंने मीथेन लिया था, मीथेन में मैंने ये बताया था आपको कि किस तरीके से हम लोग ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, फिर हम लोग एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, फिर हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं और फिर बॉन्डिंग कराते हैं। सिमिलरली अब मैं ना कुछ एक कंपाउंड लूँगा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ हो सकते हैं, और उन्हीं का यूज़ करके ना मैं पूरा स्टेप समझाऊंगा किस तरीके से हम कन्फिग्रेशन को एक्साइट करेंगे, किस तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, किस तरीके से बॉन्डिंग कराएंगे। उसी स्ट्रक्चर की ये पूरी चीज़ें देखने के बाद में हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग होगी ना आपको, तो आपको फॉर्मल चार्ज वाला कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं कौन कौन से लेना चाहता हूँ, जैसे मान लो कि मैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स लूँ। सेकेंड पीरियड में कौन आता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना। इन चारों के कंपाउंड ले लूँगा मैं कुछ कुछ। जैसे सपोज BH3 ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। और हम लोग ना एक चाहें तो BH4 माइनस भी ले सकते हैं, हम लोग BH4 माइनस भी ले सकते हैं। कार्बन तो ऐसा है देखो कि कार्बन का हम लोगों ने बना लिया है, मीथेन था हमने बना लिया था, ठीक है, मीथेन हमने बना लिया है। और कार्बन का मीथेन वाला हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको हम नहीं बनाएंगे। अमोनिया हम बना लेंगे, हम लोग NH4+ भी बना सकते हैं, ठीक है। और हम लोग OH2 बना लेंगे, मतलब वाटर बना लेंगे, और हम H3O+ भी बना लेंगे, ठीक है। अब ये जो चार्ज आ रहा है ना, देखो ये जो चार्ज आया है ना, इसका कंसेप्ट तुम्हें तभी समझ में आएगा जब हम लोग एक बार इसका लुईस स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है ना। फिर मैं समझा दूंगा कि ये चार्ज क्यों आया, पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है कौन से एटम के ऊपर, हाइड्रोजन पे या बोरॉन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला हम लोग केस लेकर के चलेंगे BH3 का, ठीक है ना। BH3 में मैं बॉन्डिंग कराना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं बॉन्डिंग इन BH3। देखो पहले क्या करेंगे, हम लोग बोरॉन लेंगे, बोरॉन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ कितना आएगा, GSEC। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा 1s2 2s2 2p में कितना 1। देखो एक काम करते हैं ना, 1s को तो छोड़ देते हैं डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि 1s वाला तो पहले पार्टिसिपेट नहीं करता, बैलेंस शेल कौन सी है, केवल 2s और 2p है ना, तो हम उसी से बात कर लेते हैं डायरेक्ट। तो हमने क्या किया, इसको बनाया, ये 2s2 और 2p में कितने हो गए 1। अब तुम इसको एक्साइट कराओ, इसको एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो इसका। तो इसका जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा कि जो 2s में एक इलेक्ट्रॉन था ना, वो भाग के कहाँ चला गया, वो भाग करके चला गया p ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या करना था ना, तुम्हें क्या दिख रहा है कि यार बोरॉन है, उसके पास इन तीनों के अंदर एक तो पहली बात तो एनर्जी गैप है, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन कराना पड़ेगा। ये उसने क्या कराया, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद में उसको 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिली।
जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होती हैं उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती हैं। बताओ कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रही हैं, 3। तो सपोज़ कि s कंबाइन कर गई, px और py भी कंबाइन कर गई, तो जो pz है वो खाली रह जाएगी। pz थोड़ी ना कंबाइन हो रही है यहाँ पे, तो pz खाली रह जाएगी। pz को मैंने ऐसे किए तो छोड़ दिया, ये pz है, ठीक है। और ये जो जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुई थी उनसे क्या होगा, उतनी ही नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। तो ये क्या कहलाएंगी, sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, 3 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई। तुमने क्या किया, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन को भर दिया। अब तुम्हें क्या करना है, इसकी जो बॉन्डिंग है ना वो तुम हाइड्रोजन के साथ में करा दोगे, ठीक है। हाइड्रोजन में क्या होता है, 1s1 होता है ना, तो तुम 1s1 लेकर के इनकी बॉन्डिंग बना दोगे, ठीक है ना। तो ये बनेगा क्या, ये बन गया क्या नाम से, BH3। ये क्या बन गया, BH3, ठीक है। अब तुम इसको सिंपल ऐसे भी समझ सकते थे कि बोरॉन के पास बताओ वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे। इसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए अगर मैं लुईस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाऊँ तो बताओ बोरॉन के पास में वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन थे। वैलेंस में मेरे पास में थे, कहाँ गया, ये रहा, देखो वैलेंस में मेरे पास 3 ही तो इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1, ठीक है। तो इनका हम लोग इन इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। ये कैसे हुआ, एक यहाँ पे, सपोज एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन के पास हमेशा कितना होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और BH3 का स्ट्रक्चर जो है वो बन चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये जो हमने बनाया ना यहाँ से, वो चीज़ हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लुईस स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ चुका है एक्चुअली कि बोरॉन जो है ना उसके पास में एक ऑर्बिटल जो है वो खाली रहती है हमेशा। कौन सी खाली रहती है, कोई सी भी पी खाली रह सकती है। सपोज PZ हमने हाइब्रिडाइजेशन नहीं कराई थी, तो जो p ऑर्बिटल ना वो खाली रह जाएगी, ये p ऑर्बिटल खाली पड़ी हुई है सपोज, तो ये कौन सी हो गई, PZ ऑर्बिटल हो जाएगी, ये जो खाली बैठी हुई है, ठीक है। इसीलिए हम लोग है ना, एक बात ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट बोलते हैं नेचर के अंदर, मतलब इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, एक बात और ध्यान रखना, ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, लुईस एसिड की तरह काम करता है। लुईस एसिड का क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इसके पास में है ना केवल और केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास में, ठीक है। ये हो गया। और ठीक है, तो बस ये हमने BH3 के बारे में बात कर ली, ठीक। अब देखो, अब मैं ना BH4 माइनस के बारे में बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, BH4 माइनस के बारे में बताता हूँ तुम्हें। देखो BH4 माइनस में क्या होगा, देखो अब हम लोग कहाँ से चलेंगे ना, यहाँ से चलेंगे। ये वाली चीज़ हमने बनाई ना, ये इसका हम लोग यूज़ लेंगे, ठीक है। मैं वापस इसको बना रहा हूँ। तो देखो जैसे BH3 में तुमने क्या किया था, BH3 में तुम लोगों ने ये ले लिया था, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास में, और एक जो ऑर्बिटल थी वो अलग से बैठी हुई थी, PZ। तो अब क्या होगा ना, अब की बार क्योंकि उसको 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो अब की बार होगा क्या कि बोरॉन के पास में एक p ऑर्बिटल खाली बैठी हुई है। तो अब होगा क्या, जो हाइड्रोजन है ना, जो H माइनस है, H माइनस का कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2। हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन 1s1 होता है, ये H माइनस है। तो ये H माइनस अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा और इस एम्प्टी ऑर्बिटल में बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, बॉन्डिंग का कैसे बनती है कि एक इलेक्ट्रॉन तो जैसे मान लो बोरॉन ने प्रोवाइड किया, तो जो अगला इलेक्ट्रॉन है ना वो कौन, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं हुई। यहाँ पे जब हमने चौथा बॉन्ड बनाने की कोशिश करी तो होगा कि बोरॉन के पास तो बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो हाइड्रोजन क्या बोलेगा कि भैया एक काम कर, तू रहने दे, तू मेरे को इलेक्ट्रॉन मत दे, दोनों इलेक्ट्रॉन मैं प्रोवाइड करूँगा और हम दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, इस एम्प्टी PZ ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कौन लेके आएगा, H माइनस लेकर के आएगा। तो होगा क्या, जैसे ही H माइनस आ रहा होगा इसके पास में, फिर से हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अब की बार क्या बनेगा, अब की बार तुम्हारे पास में 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। कितने बनेंगे, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से ये तो तुम्हारे बोरॉन के हो गए, ठीक है। ये इन्होंने बॉन्डिंग कर ली हाइड्रोजन के साथ में, ये हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग कर ली है, ठीक है। और ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल था ना, इसके अंदर क्या होगा, H माइनस आएगा। H माइनस का क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना BH4 माइनस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कौन लेकर के आ रहा है, BH4 माइनस के अंदर इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है H माइनस, ठीक है। और इसीलिए जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, जो पहले sp2 था BH3 के केस में, ठीक है। अटैक किसने किया,
ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल थी, कौन सी एम्प्टी ऑर्बिटल, पीजेड, जो हाइब्रिडाइज नहीं हुई थी, उसके अंदर H- ने अटैक किया है और फोर्थ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन अब नया क्या बनेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये नेगेटिव चार्ज है क्या, आपने नेगेटिव चार्ज कैसे बनाया है इसके ऊपर, तो मैं वो बता देता हूँ। देखो इस नेगेटिव चार्ज को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, देखो बोरॉन के पास में, तो हम एक काम करते हैं, इसको यहीं समझ लेते हैं, फॉर्मल चार्ज, ठीक है ना। फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट मैं बता देता हूँ, देखो क्या है। देखो पहले तो हम सिंपल ना BH3 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो तुम कैसे काउंट कर सकते हो फॉर्मल चार्ज को, एक तो मैंने BH3 का स्ट्रक्चर बनाया, एक मैं BH4 माइनस का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, माइनस। अब देखो एक्चुअली ना ऐसे काउंट किया करो कि बोरॉन के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ग्राउंड स्टेट में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2 2p1, मतलब कितने, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, एक तो ये है, एक ये वाला था और एक ये वाला था, ठीक है। अब तुम BH4 में कंपेयर करने की कोशिश करो, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, 1 2 3 और 4, ग्राउंड स्टेट में 3 होते हैं, अभी कितने हैं, 4 हैं। ऑल्दो देखो जब शेयरिंग हो जाती है ना, तो शेयरिंग होने के बाद में किसी भी इलेक्ट्रॉन की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं रहती, मतलब ऐसा नहीं कह सकता कि ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बोरॉन का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, मैं ऐसा नहीं कह सकता, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। शेयरिंग करने के बाद में इलेक्ट्रॉन दोनों के हो जाते हैं, बट हम लोग समझने के लिए, जस्ट समझने के लिए ऐसा मान रहे हैं कि भाई पहले बोरॉन के पास में 3 थे, अब उसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 4 कैसे, 4 वो मैंने दिखा दिए हैं कि 4 किस तरीके से हैं, ये जो मैंने जिनको मैं वो कर रहा हूँ ना हाईलाइट, जिन इलेक्ट्रॉन्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं उन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी बोरॉन के पास में 4 हैं, पहले कितने थे, 3 ही थे, ठीक है। तो तुम ऐसे समझो कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट में 3 थे तब वो न्यूट्रल था, तुमने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया इसको, जब इसके ऊपर नेट 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो चुका है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा, ठीक है। मतलब ग्राउंड स्टेट में 3 थे, अब कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। या तुम ऐसा भी नहीं समझ सकते हो तो ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज बुराई है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तुम एक बुराई को एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम क्या बन जाओगे, नेगेटिव बन जाओगे, तभी ये नेगेटिव हो चुका है। ग्राउंड स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक्साइट मतलब हाइड्रो वो बॉन्डिंग करने के बाद में जब उसने 4 बॉन्ड बना लिए तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, मतलब वो बुरा इंसान बन चुका है 1 यूनिट से, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। BH3 और BH4 माइनस के बारे में बात कर चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ अमोनिया के बारे में, ठीक है ना। अमोनिया लास्ट एग्जाम्पल है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी के वीडियोज़ को हम लोग, बाकी के जो एग्जाम्पल हैं उसको हम आगे कवर कर लेंगे, ठीक है ना, सब्सिक्वेंट लेक्चर्स के अंदर। जैसे मान लो मैं अमोनिया के बारे में बात करूँ, देखो अमोनिया में फिर वही लिखो GSEC, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो 1s2 2s2 और 2p में कितने हो जाएंगे भाई तुम्हारे पास में, 3 हो जाएंगे, ठीक है। 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर। फिर हम लोग इसको ग्राउंड स्टेट से कहाँ लेके जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s1 2p में कितने, 4, ठीक है, नहीं सॉरी ये गलती हो गई यहाँ पे, हम इसका एक्साइटेशन कराएंगे ही नहीं, पहली बात तो हमें ना यहीं से बना लेना चाहिए था इसका स्ट्रक्चर, मैंने गलती कर दी। देखो एक काम करो, 1s को तो भूल जाओ क्योंकि ये तो मेरी इनर शेल है, मैं केवल 2s और 2p के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो इसके पास में क्या है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो 2s है ना वो तो भरा हुआ है और 2p में एक एक इलेक्ट्रॉन खाली बैठे हुए हैं। अब अगर मान लो तुम एक्साइटेशन करवाओगे भी तो इस इलेक्ट्रॉन को आगे के किसी शेल में लेके जाओगे ना, और तुम्हें पता है कि आगे तुम्हारे पास में d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि n बराबर 2 के लिए कभी भी तुमने d सब शेल नहीं पढ़ी है, तुमने 2s पढ़ा है और 2p पढ़ा है ना। याद करो मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में भी बताया था, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मैंने बोला था इसका यूज़ आएगा आगे, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि 2s होता है 2p होता है पर 2d नहीं होता। तो अगर तुम्हारे पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तुम्हारे पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है अगर, तो तुम एक्साइटेशन किस में कराओगे, तो एक्साइटेशन हो नहीं सकता, ठीक है ना। अब एक्साइटेशन नहीं हो सकता तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन सबको उठा करके हाइब्रिडाइज करा देंगे डायरेक्टली। हम क्या करेंगे, इन सबको हाइब्रिडाइज करा देंगे। जैसे ही हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन कराया तो ये क्या करेंगे, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देगी ये, 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये वाले हो गए जो यहाँ से उठा करके मैं डायरेक्टली ले आया, एक एक अनपेयर्ड हो गया,
हर एक ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3। अब देखो मुझे बॉन्डिंग करनी है तो मैं बॉन्डिंग किससे करूँगा, हाइड्रोजन से करूँगा ना, और हाइड्रोजन का मुझे पता है कि जो कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है 1s1। तो बस इसका हाइब्रिडाइज, इसका बॉन्डिंग कर दो, ठीक है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लेना कि अमोनिया के केस में जो हमने हाइब्रिडाइजेशन करी है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके अंदर तो हमारे पास में लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट था, एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाकी sp3 में थे, तो जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन थे उनकी हमने बॉन्डिंग करा दी एक एक हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है। तो अमोनिया का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूंगा तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है और उसके पास में 3 हाइड्रोजन के साथ उसकी बॉन्डिंग बनी हुई होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है। अब मान लो क्या हो, मुझे अमोनियम बनाना हो, NH4 पॉजिटिव बनाना हो, ठीक है ना। तो NH4 पॉजिटिव क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम। अमोनियम, अब देखो अमोनियम के केस में क्या होगा, जैसे तुम्हारे पास में ना, मैं डायरेक्टली यहाँ से चलता हूँ, तुम्हारे पास में कुछ ऐसी कंडीशन थी, तुम्हारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थी, है ना, अमोनिया के केस में जो हमने यहाँ पे बनाया है, ये अभी ये वाली चीज़ जो हमने बनाई है ना, वही बना रहा हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ही, इधर एक एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, तो हमने इनकी बॉन्डिंग ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ में कर रखी थी, इसकी बॉन्डिंग हमने ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ में कर रखी थी। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये बॉन्डिंग हो गई, ये बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। अब मेरे को क्या देखना था कि एक नया हाइड्रोजन कौन सा H+ आया, ठीक है। H+ का क्या मतलब है, H+ का मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 1s0, ठीक है ना, मतलब वो प्रोटॉन है केवल, वो आया। और नाइट्रोजन ने बोला कि भाई तू इलेक्ट्रॉन मत दे, दोनों इलेक्ट्रॉन मैं दे दूंगा और हम लोग बॉन्ड बना लेते हैं। दोनों 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, ये तो केवल ऑर्बिटल लेके आया, दोनों ने बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। तो इसीलिए जो नाइट्रोजन है उसका, सॉरी अमोनियम है, उसमें जो लोन पेयर है उसका यूज़ हो चुका है। इसको हम अगर समझ के लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई जो अमोनिया था, अमोनिया के पास में लोन पेयर था और ये हमारे पास में 3 हाइड्रोजन हो गए। जैसे ही H+ आया, इसने लोन पेयर का यूज़ करके H+ के साथ में बॉन्ड बनाया और ये कैसा दिख रहा है, NH4 और ये पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन उठता है इस पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, कैसे हम पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे। तो देखो, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे फॉर्मल चार्ज के बारे में। फॉर्मल चार्ज, देखो भाई, जैसे मान लो मैं अमोनिया के बारे में बात करूं, तो बताओ अमोनिया में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नाइट्रोजन के खुद के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना अमोनियम आयन बनाते हैं, हम लोग अमोनियम आयन बनाते हैं। तो जो अमोनियम आयन होगा वो कैसा होगा, H H H H। बताओ नाइट्रोजन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 और 4। इनिशियली कितने थे, 5 इलेक्ट्रॉन, अब कितने रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, तुमने एक नेगेटिव चार्ज हटा दिया तो मतलब तुम्हारे पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। तुम 5 से 4 पहुंच गए, या तुम ऐसे समझो कि तुम्हारे पास 5 बुराइयां थी, उनमें से एक बुराई, क्योंकि मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन क्या है, बुराई समझो तुम इलेक्ट्रॉन को, तुमने एक बुराई छोड़ी तो होगा क्या, तुम एक यूनिट से अच्छे बन जाओगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ चुका है इसलिए इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमने अमोनिया और अमोनियम के बारे में बात कर ली है, ठीक है। आई होप यहाँ तक का आपको क्लियर रहेगा, ठीक है। बाकी का हम आगे देख लेंगे। अमोनिया अमोनियम मैंने बता दिया है, सेम केस हम लोग यूज़ करेंगे जब तो वाटर और H3O+ को भी हम लोग समझ लेंगे। जैसे ये वाला जो केस बच रहा है इसको हम देख लेंगे आगे। इतना तब तक आप लोग देख लो, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि जो चैनल है वो ग्रो करे और हम इस तरीके से ही मोटिवेटेड रहें आपके पास में नए से नया वीडियो लेके आने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर जो है वो बच रही है, जिसको हम लोग आगे वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। चलो।